अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेलिजेंट मटेरियल्स की। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरी ये शर्ट इंटेलिजेंट हो जाए, जब मैं बाहर जाऊँ तो इसका रंग खुद ब खुद हल्का हो जाए क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जब मैं अंदर आऊँ तो ये गहरे रंग की हो क्योंकि अंदर ठंडक है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर हम कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जाएं तो क्या किसी बिल्डिंग को इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है? क्या किसी छोटी सी ईंट को, ब्रिक को इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है? क्या इसके लिए सिर्फ रोबोटिक्स की ज़रूरत है या इंटेलिजेंट मटेरियल रोबोटिक्स का मुस्तकबिल है? ये सब जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस होती क्या है। इंटेलिजेंस हमारी ऐसी एबिलिटी है जो हमें एम्पावर करती है, हमें ये ताकत देती है कि हम मंतक को समझ सकें, हम चीज़ों को एनालाइज कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, लर्निंग कर सकें, हम क्रिएटिव हो सकें, हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकें, जज्बात को समझ सकें। लेकिन इनके साथ साथ एक नुक्ता इंटेलिजेंस में ये भी बताया जाता है कि इंटेलिजेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, मुश्किल को आसान करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी खसूसियत है जो कि हम मटेरियल्स को देने जा रहे हैं। और मैं आपको सबसे पहले इंटेलिजेंस के बारे में बताने के लिए लेकर चलता हूं बैक्टीरिया की तरफ। बैक्टीरिया इंटेलिजेंट है, हम ये जानते हैं, लेकिन कैसे? इसके लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए। मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट की तस्वीर दिखा रहा हूँ, एनिमेशन दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया को एक पज़ल में से, एक मेज़ में से गुजारा गया। मेज़ के एंड तक, इस पज़ल के एंड तक जाते हुए बैक्टीरिया को 10 घंटे लगे, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, तो उसकी मल्टीपल जनरेशन्स आ गई, उसकी कई नस्लें आ गई इन 10 घंटों में। और बैक्टीरिया ने अपना नॉलेज उनको पास किया और वो भी पज़ल के एंड तक पहुंच गए। आज की साइंस हमें ये बताती है कि बैक्टीरिया शिकार भी करते हैं, बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। जब एंटीबायोटिक को टेस्ट किया जाता है बैक्टीरिया पर, तो हमें अंदाज़ा होता है कि बैक्टीरिया अपनी अगली जनरेशन को तैयार करते हैं कि वो एंटीबायोटिक का मुकाबला करें, यानी कि कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया इंटेलिजेंट है। चलें हम बैक्टीरिया से भी निचले लेवल पर चलते हैं, यूनिसेलुलर दुनिया में चलते हैं, जहाँ हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसे अमीबा कहा जाता है। क्या अमीबा इंटेलिजेंट है? यही एक्सपेरिमेंट अमीबा पर भी डिफरेंट साइंटिस्ट के ग्रुप ने किया और उन्होंने देखा कि अमीबा भी इस पज़ल को सॉल्व कर गया। तो फिर उन्होंने कैंसर के सेल्स लिए और देखा कि क्या वो इस मेज़ को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने भी इस मेज़ को सॉल्व कर लिया है, अगली मरतबा जल्दी सॉल्व कर लिया। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो लर्निंग कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो भी इंटेलिजेंट हैं। आज हम बहुत सी ऐसी किताबें देखते हैं, जिसमें से एक किताब द मिरेकल ऑफ द सेल है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि इस बात को एडवोकेट करती हैं, इसकी तायद करती हैं कि इंटेलिजेंस सेल के लेवल पर मौजूद होती है। सिर्फ इंटेलिजेंस हमारे दिमाग में नहीं होती, बल्कि सेल के लेवल पर इंटेलिजेंस मौजूद होती है। इसीलिए वाइट सेल्स बैक्टीरिया का शिकार करते हैं। वाइट सेल्स को कैसे पता चलता है कि बैक्टीरिया की शिनाख्त कैसे करते हैं और फिर उनका शिकार कैसे करते हैं? उनके लिए उनके पास इंटेलिजेंस होनी ज़रूरी है। मैं आपको और भी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स पहली वीडियोस में दे चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि स्टेम सेल्स को कैसे पता चलता है कि उन्होंने किडनी के सेल्स बनने हैं या उन्होंने हार्ट के सेल्स बनने हैं, स्किन के सेल्स बनने हैं। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है? तो स्टेम सेल्स में भी इंटेलिजेंस है। और अर्थवॉर्म के एक्सपेरिमेंट्स तो हमने देखे थे, जिसमें उनकी गर्दन को हमने उड़ाया, लेकिन स्टिल उनको अपनी ट्रेनिंग्स याद रही। तो अर्थवर्म की बॉडी में भी इंटेलिजेंस मौजूद है, यानी कि हमारे सेलुलर लेवल पर इंटेलिजेंस मौजूद है। लेकिन जब हम मैटर की बात करते हैं, जब हम इंटेलिजेंट मैटर की बात करते हैं, तो अमूमन हमारे जहन में रोबोटिक्स आती है कि हमने रोबोट्स बनाए और इंटेलिजेंस उनको दे दी। लेकिन अगर एक इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, तो उसका यूनिट है ब्रिक, ईंट। ईंट को इंटेलिजेंस कैसे दी जा सकती है? ये अब सोचने वाली बात है। क्या ईंट को हम रोबोट्स की तरह बनाएंगे? उस पर तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। या फिर इंटेलिजेंट रोबोट के लिए भी हमें ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है जो खुद ब खुद भी इंटेलिजेंट हो। तो क्या रोबोट की फिंगर्स इंटेलिजेंट होती हैं? इसीलिए जब तक हम मटेरियल लेवल पर इंटेलिजेंस को लेकर नहीं आएंगे, ना तो हम इंटेलिजेंट रोबोट्स बना सकेंगे जिनकी बॉडीज़ इंटेलिजेंट होंगी, ना ही हम कंस्ट्रक्शन में, टेक्सटाइल में ऐसी चीज़ें बना सकेंगी जो कि इंटेलिजेंट हों।
तो जो मटेरियल इंटेलिजेंट होते हैं उनमें किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ साइंसदान देखना चाहते हैं? सबसे पहली ये कि वो सेल्फ असेंबल हो सके, अपने आप को खुद बना सके, टुकड़ों से अपने आप को जोड़ सके, ये उसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो शेप को बदल सके, इसे शेप शिफ्टर कहा जाता है, जिस पर मैं मुकम्मल एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो मटेरियल से रिलेटेड नहीं थी, वो रोबोटिक्स से रिलेटेड थी। तो ऐसे रोबोट्स जो शक्ल बदल सकें वो तो रोबोटिक्स के ज़मरे में आ जाएंगे, लेकिन ऐसे मटेरियल्स जो शक्ल बदल सकें उनको शेप शिफ्टर्स कहा जाता है। और तीसरा ये है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बदल सकें, तो वो असेंबल कर सकें, अपनी शक्ल को बदल सकें और अपनी प्रॉपर्टीज़ को बदल सकें। इन पर एक टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं जिनका नाम है स्काइलर टिबेट्स, जो कि एक बहुत मशहूर जरीदे के मुसन्निफ़ हैं, एडिटर इन चीफ हैं, जिसे 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, जो कि हमें दुनिया में आज मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है और फ्यूचर में कैसे होने जा रही है उसके बारे में बताता है। MIT के लिए भी कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं और MIT का एक प्रोजेक्ट है सेल्फ असेंबली लैब। सेल्फ असेंबली लैब की वेबसाइट जाकर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है और उसके लिए भी ये काम कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो इन्होंने ही मैन्युफैक्चर किया, उनके आइडियाज़ इन्होंने दिए। जब हम पुराने ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो हम एक ड्राइंग बनाते थे और उस ड्राइंग को बनाकर फिर उसकी पैदावार प्रोडक्शन शुरू की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो उस डिज़ाइन में कंप्यूटेशन ने अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। मसलन एक ड्रोन को बनाने के लिए आज के सॉफ्टवेयर्स, जब हम उनमें ड्रोन की स्पेसिफिकेशंस डालते हैं तो वो खुद ब खुद रीजनरेटिव मॉडल्स बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो खुद ब खुद मुख्तलिफ मॉडल्स बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो आगे चल सकेंगे या नहीं, और फिर नया मॉडल बनाते हैं। इसे रीजनरेटिव एल्गोरिदम्स कहा जाता है, जिस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। तो एक ड्रोन को बनाने के लिए 5000 से ज़्यादा रीजनरेटिव मॉडल्स बनाए गए और ये सारे के सारे मॉडल्स बनाए सॉफ्टवेयर ने, जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट था और उसके साथ वही सॉफ्टवेयर उनको ख़त्म भी करता जा रहा था, ऐसे मॉडल जो कि वायबल नहीं थे, जिनको बनाया नहीं जा सकता था। और जब हमने मॉडल्स को सिलेक्ट कर लिया, एक सेट को 10 मॉडल्स को सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद उनकी प्रोग्रामिंग की गई, उनको सिमुलेट किया गया सॉफ्टवेयर में कि क्या ये वायबल प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट्स को फिर फर्दर फैब्रिकेशन के लिए भेजा गया। फैब्रिकेशन मशीन्स के लिए, CNC मशीन्स के लिए, मिलिंग मशीन्स में, यानी ऐसी मशीन्स जिनको कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, डिज़ाइन उनमें डाउनलोड किया जाता है और वो फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देती हैं, जिस तरह 3D प्रिंटर है। तो हम इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरीके को आगे लेके जा रहे हैं, कंप्यूटेशंस को हम मटेरियल के लेवल पर लेके जा रहे हैं। इस तरीके से हमें नए नए डिज़ाइंस मिल रहे थे, लेकिन कंप्यूटेशंस के साथ साथ हमने ये देखा कि हम मटेरियल में और भी प्रॉपर्टीज़ ला सकते हैं। मैं आपको एक और प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जो कि एक छोटी सी वॉल में स्टोमेटा बना रहे हैं। जब पत्ता फूड लेने के लिए और सनलाइट लेने के लिए अपने सुराख को, पत्ते में छोटे छोटे सुराख होते हैं और उन सुराख का इस्तेमाल करता है वो रोशनी और एनर्जी को हासिल करने के लिए, फूड को हासिल करने के लिए। तो वो बाजुकात खुले होते हैं और बाजुकात बंद होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम ऐसे इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जो कि रोशनी में अपने सुराखों को खोल देंगे, जिस तरीके से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, और रात को ये सुराख बंद हो जाएंगे। इनको किसी किस्म के एक्चुएटर से कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि ये खुद ब खुद इनकी मटेरियल प्रॉपर्टी है कि अपने आप को चेंज करते हैं। लेकिन मटेरियल में ये प्रॉपर्टीज़ आती कैसे हैं? मटेरियल्स में अमूमन हम पॉलीमर्स को ऐड करते हैं, हम मुख्तलिफ और मटेरियल्स की लेयर्स बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इस मटेरियल की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती हैं। अमूमन ये मटेरियल जो ऐड किए जाते हैं पॉलीमर्स होते हैं, जिस तरीके से प्लास्टिक, रबर। तो अगर आपने एक ऐसी लकड़ी बनानी है जो कि अपनी शक्ल बदल सके, तो सबसे पहले आपको उसे इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा। और उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए सबसे पहले जो साइंसदानों ने तहरीक हासिल की, वो हासिल की सफ़ेदे की छाल से। अगर आप सफ़ेदे की छाल को देखें, या तो जब भी बारिश होती है तो वो ऐसा ऐसा फूलना शुरू हो जाती है। अमूमन लकड़ी, आम लकड़ी भी बारिश में, पानी में फूलना शुरू हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बेंड होना शुरू हो जाती है, वॉर्प होना शुरू हो जाती है। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस एंगल पर वॉर्प होगी, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो रैंडम प्रोसेस है। लेकिन हमें ये पता चला कि ह्यूमिडिटी से, पानी से लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता बेंड होना शुरू हो जाती है। इसी प्रॉपर्टीज़ को अब हम लकड़ी में एक प्रिडिक्टिव मॉडल के ज़रिए लाना चाहते हैं।
तो हमने लकड़ी को सबसे पहले पाउडर फॉर्म में लिया और उसको 3D प्रिंटर में डाला। इस लकड़ी से काम नहीं चल सकता क्योंकि ये लकड़ी तो हम रैंडम है, इसका बिहेवियर रैंडम है, इसलिए हम इससे काम नहीं ले सकते। तो हमने अपनी लकड़ी बनानी है, सिंथेटिक वुड बनानी है। तो हमने उसका पाउडर लिया, पाउडर लेके 3D प्रिंटर में डाला और उसके बाद उसमें मटेरियल ऐड किया। 3D प्रिंटर से हमने उसका पूरा फ्रेम बनाया और उस फ्रेम के ऊपर एक सेकंड लेयर बनाई गई जो कि उस मटेरियल की थी जिसकी प्रॉपर्टीज़ इससे डिफरेंट थी। तो अब ये मटेरियल यानी ये लकड़ी जब पानी में जाएगी तो इसकी एक्सपेंशन मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ होगी। मैं आपको यहाँ पर 4D प्रिंटर के बारे में भी बताना चाहूँगा क्योंकि 3D प्रिंटर तो 3 डायमेंशंस में प्रिंट करता था, लेकिन हमने उसमें एक 4th डायमेंशन भी डाली है कि टाइम के साथ जो भी हमने शक्ल बनाई है वो बदलना शुरू हो जाए। तो इसलिए 4D प्रिंटर में जो चौथी डायमेंशन है, 4th डायमेंशन है, वो टाइम की है कि वो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाता है जो कि टाइम के साथ बदलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनको बदलने के लिए एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है, एक चुटकी की ज़रूरत होती है। वो चुटकी, वो ट्रिगर टेम्परेचर भी हो सकता है, वो हीट भी हो सकती है, वो सनलाइट भी हो सकती है, वो करंट भी हो सकता है। कोई ऐसा ट्रिगर चाहिए जिसके बाद वो मटेरियल अपनी शेप को बदलना शुरू कर दे। ये फैक्ट सिर्फ हमने लकड़ी में नहीं डाला, बल्कि हम लकड़ी को, कार्बन को, टेक्सटाइल को जब भी एनर्जी दें तो इंटेलिजेंट मटेरियल अपनी शक्ल बदल लेंगे, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल लेंगे, और जब एनर्जी वापस ली जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। आप देखें कि यहाँ पर मैं लकड़ी का एक आपको छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ और इस पर कोटिंग देखें। जहाँ पर इसके ऊपर कोटिंग नहीं हुई वहाँ से ये बेंड होती है। जब ये गीली होती है या इसको ह्यूमिडिटी मिलती है तो ये ऐसा ऐसा बेंड करना शुरू कर देती है, लेकिन जहाँ पर इस पर कोटिंग हुई हुई है वहाँ पर ये स्ट्रेट रहती है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमने एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा बना लिया है जिसकी मूवमेंट, जिसकी शेप शिफ्टिंग हम जानते हैं कि किस तरीके से होगी। हमने इसमें मटेरियल्स डाले हैं ताकि इसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रिगर पर चेंज होना शुरू हो जाए। तो आप इस तस्वीर से देख सकते हैं कि किस तरीके से लकड़ी की शक्ल बदली जा सकती है। तो हम अब ऐसी शीट्स बना रहे हैं जिनको जब पानी में रखा जाए या उनके ऊपर पानी सोक किया जाए या उनके ऊपर रोशनी डाली जाए, उनको ट्रिगर मिले तो वो आपका फर्नीचर बनना शुरू हो जाए। इमेजिन कीजिए आप एक दुकान पर गए और वहाँ से एक लकड़ी का पीस लेके आए और घर आके आपने उसको गीले पानी से सोक किया या उस पर कपड़ा फेरा गीला, तो वो ऐसा ऐसा स्टूल बन गया, वो ऐसा ऐसा सोफ़ा बन गया। इसी तरीके से हम अगर एक ऐसी शीट को पानी में डालें, दरिया में डालें, तो वो कश्ती बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही इंटेलिजेंट फर्नीचर्स अब मार्केट में आने जा रहे हैं और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। रिसर्च नहीं हो रही बल्कि इनको बनाया भी जा रहा है। मैं आपको टॉयज़ दिखा रहा हूँ बच्चों के, तो आप बच्चे के टॉय को जैसे पानी में डालेंगे तो वो हाथी बन जाएगा, या उसे टेम्परेचर देंगे या उसको उसके फ्रेम से काटेंगे तो वो जैसे फ्रेम से भी कटेगा तो वो हाथी बनना शुरू होगा, जिस पर मैं अगली वीडियो बनाऊँगा कि एक फ्रेम से कटने का क्या मतलब है। लेकिन आप अब देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटेलिजेंट मटेरियल, जो कि सिर्फ लकड़ी के नहीं हैं, ये कार्बन के भी होंगे, टेक्सटाइल के होंगे, जिस पर मैं अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इंटेलिजेंट मटेरियल से हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो हमें इंटेलिजेंट लगते हैं। तो अगर आपने इस शर्ट को इंटेलिजेंट मटेरियल से बनाना है तो इसमें किस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ आप चाहेंगे। मेरी अगली वीडियो इसी चीज़ पर आएगी कि इंटेलिजेंट गारमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन आप अगर साइंसदान हो तो आप कैसी प्रॉपर्टीज़ चाहेंगे, ये आपने नीचे कमेंट्स में लिखना है ताकि अगली वीडियो से अंदाज़ा हो सके कि आप कितना दूर तक सोचते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।